Assalamualaikum students. Today we are going to discuss kidney problems and its cure. हमने जो है वो देखना है कौन कौन से किडनी प्रॉब्लम है और हम इनका इलाज जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स और क्योर में वो कहता है कि हमारे पास किडनी के मसाइल में जो है वो आपके पास दोनों फैक्टर हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकता है और आउटसाइड से कोई मसला भी से हो सकता है। मेन आपके पास जो प्रॉब्लम है वो हमारा किडनी स्टोन का है। किडनी स्टोन आपने अक्सर अपनी डेली लाइफ रूटीन में भी जो है वो सुना होगा। कॉमन सी एक सिचुएशन है जो कि काफ़ी पेनफुल भी होती है। तो ये वो कहता है कि आपके पास स्टोनी मटेरियल जो है वो किडनी में पाया जाता है और इसमें जो है वो आपके पास किडनी के स्टोन होने की वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कि यूरिन पास आउट करने में जो है वो रुकावट जो है पेश आ रही होती है, मसला पेश आ रहा होता है। एंड आर जनरली कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शंस। वो कहता है आपके पास जब किडनी स्टोन होता है तो उसके बाद आपको यूजली इन्फेक्शन भी हो जाता है। आपको पेन जो है वो किडनी स्टोन की वजह से नहीं, इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि आपके पास स्टोन जो है ये हार्ड मटेरियल है और आपका नेफ्रॉन किडनी जो है वो डेलिकेट टिश्यूज़ से मिलके बनी हुई है और ये स्टोन इसके कोई भी जो है वो पार्ट या फिर इसका कोई कॉर्नर जो है वो कहीं भी किडनी में किसी टिश्यू पे लगता है तो उसको रप्चर कर देगा, जहाँ पे आपके पास जो है वो स्वेलिंग भी होगी, पस भी होगी और पेन भी आपको फील होगी। तो वो कहता है कि ये आपके पास एक सिंपल कंडीशन नहीं रहती स्टोन वाली, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि फ़ौरन इसको इन्फेक्शन भी फॉलो करता है। अब आपके पास वो कहता है कि स्टोन की नेचर क्या होगी, केमिकल नेचर ऑफ द स्टोन जो है वो डिस्कस कर रहा है। तो वो कहता है कि आपके पास मेटाबॉलिक कोई डिज़ीज़ होगी जिसकी वजह से जो है ये आपको किडनी स्टोन जो है वो फॉर्मेशन उसकी होती हुई नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास दो किस्म की कंडीशन होती हैं, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सीलूरिया। हाइपरकैल्सीमिया आपके पास ऐसी डिज़ीज़ है, मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है, जहाँ पे कैल्शियम जो है उसकी मकदार ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। कैल्शियम को कहीं निकाला नहीं जा रहा, उसकी कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, कैल्शियम ऐसे ही ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है और सर्कुलेट करते करते कैल्शियम आप ज़्यादा ले रहे हो तो कैल्शियम की मकदार ब्लड में ज़्यादा होती जाएगी। ब्लड में कैल्शियम की मकदार के ज़्यादा होने को हम हाइपरकैल्सीमिया का नाम देते हैं। As you know, hyper word refers to the above more than the normal condition. फिर उसके बाद ऑक्सीलूरिया वर्ड रेफर्स टू ऑक्सीलेट। तो आप हाइपर ऑक्सीलूरिया से अंदाज़ा लगा सकते हो, इट इज़ कंडीशन इन विच हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सीलेट इज़ फाउंड। आपके पास जो है वो ब्लड लेवल में जो है वो आपका ब्लड जो है उसमें ऑक्सीलेट की मकदार ज़्यादा होती है। अब आपके पास हाइपरकैल्सीमिया भी है, हाइपरऑक्सीलूरिया भी है, तो क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे किडनी में। जिस चीज़ की मकदार ज़्यादा है फिल्ट्रेट में, वो चीज़ आपकी प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती है। प्रेसिपिटेट होना शुरू होगी तो आपके पास प्रेसिपिटेट होते होते वो एक छोटा सा स्टोन का जो है वो टुकड़ा बना देगी। तो आपके पास ऐसे स्टोन्स जो कि कैल्शियम और ऑक्सीलेट से मिलके बने हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन होंगे और ये आपके पास किडनी के मोस्टली 70% जो हैं वो स्टोन कैल्शियम ऑक्सीलेट के होते हैं। फिर उसके अलावा वो आपको बता रहा है कि ऑक्सीलेट जो है वो आपको टमाटोज़ वगैरह में ज़्यादा मिलेगा। कैल्शियम जो है वो आपके कैल्शियम के सोर्स, आप बाहर से कोई कैल्शियम का सोर्स ले रहे हो एज ए मेडिसिन, या फिर आप जो है वो कैल्शियम की चीज़ें, कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो जिसमें आपका मिल्क भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सोर्स हो सकती हैं किडनी स्टोन बनाने की, अगर आपके जो है वो मेटाबॉलिक लेवल जो है वो सही नहीं है। 70% आपके पास कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन्स हैं। आपके पास जो है वो 15% जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स भी हो सकते हैं और आपके पास 10% जो है ये यूरिक एसिड के स्टोन भी हो सकते हैं। अगर आपके ब्लड लेवल में यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा है तो आपको किडनी स्टोन में यूरिक एसिड के स्टोन्स होने के भी चांसेस होते हैं।
तो कहते हैं कि यही साल्ट्स जो हैं वो आपके प्रेसिपिटेट करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन के दौरान प्रेसिपिटेट आउट होंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। कि प्रेसिपिटेट हुआ वो मटेरियल आपको पता है कि फ़्लो के साथ जो है वो बहता नहीं है, ज़्यादा बड़ा मटेरियल होता जाए तो वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास सेटल डाउन होता होता एक्यूमुलेट होता जो है वो एक स्टोन बना देगा, जो कि इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। अब हम क्योर्स की बात करेंगे कि स्टोन हमारे पास बेसिक मसला है किडनी का, और उसका क्योर जो है वो हम किस तरह से करेंगे। बाज़ औक़ात स्टोन जो है वो खुद ही जो है वो यूरिन प्रेशर के ज़रिए से जो है वो पास आउट हो जाता है, यूरिन ब्लैडर में जाके यूरिन के साथ निकल जाएगा, इतना नुकसान नहीं करता। पर बाज़ औक़ात जब स्टोन्स जो हैं वो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है तो उनको आपको खुद से निकलवाना पड़ता है। सर्जिकल मेथड भी हो सकता है, नॉन सर्जिकल मेथड भी हो सकता है। नॉन सर्जिकल मेथड जो है वो कहता है कि आपके पास लिथोट्रिप्सी नॉन सर्जिकल मेथड है, ठीक है। पहले जो है वो किडनी से स्टोन जो है वो सर्जरी के ज़रिए निकाले जाते थे, लेकिन आजकल हमारे पास लिथोट्रिप्सी का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन है। इस टेक्निक में वो कहता है कि आप जो है वो आपके पास किडनी में, यूरेटर में या गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में अगर आपके पास स्टोन है तो आप उसको जो है वो खुद से उसकी तोड़ फोड़ करवाओगे। उस तोड़ फोड़ के लिए आपके पास जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का नाम भी देते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल से मुराद है कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आपके अपनी बॉडी कॉर्पोरल एरिया जो है, कॉर्पोरल बॉडी जो है वहाँ से नहीं, बाहर से जो है वो आपने क्या देना है, शॉक वेव, किसी किस्म की वेव्स देनी है जो कि वेव आपकी उस स्टोन को ब्रेक डाउन करवा दे। वेव्स को तो आपके इसी के बेस पे लिथोट्रिप्सी को एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का नाम दिया गया है। आपने ये वेव्स कौन सी यूज़ करनी है, कहता है कि आपके हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स-रेज भी हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकती हैं, जो कि मशीन के ज़रिए से बाहर से बॉडी के अंदर जो है वो दाखिल की जाएंगी स्टोन के अंदर, उसको तोड़ने के लिए। स्टोन छोटे पीसेस में जो है वो चेंज हो जाएगा, ये सैंड में चेंज हो जाएगा और वो यूरिन के ज़रिए से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है वो थोड़ा टेक्निक जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। एक्सरे आपके जो है वो बीम इस्तेमाल की जा रही है, एक्सरे बीम के ज़रिए से जो है वो शॉक वेव्स देते हुए जो है वो किडनी की ब्रेक डाउन होगी, और उस ब्रेक डाउन की वजह से छोटे पीसेस में सैंड में जो भी टूटेगा यूरिन के ज़रिए से पास आउट हो जाएगा। रीनल फेलियर, वो कहता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है कि स्टोन मौजूद है, उसने जो है वो इन्फेक्शन कॉज किया है। इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से ख़ास तौर पे वो कहता है कि ग्लोमेरुलस पार्ट जो है वो मुतासिर होता है, आपका नेफ्रॉन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर ग्लोमेरुलस पार्ट ही उसका ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो उसका डिस्ट्रॉय होता है, ख़राब होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, वो अपना फंक्शन नहीं कर सकेगा, तो फिल्ट्रेट ही आपके पास जो है वो आना बंद हो जाएगा, जिससे यूरिन ने बनना है। तो फिल्ट्रेट नहीं होगा तो आपके पास इसका मतलब है कि यूरिया जो है वो ब्लड में मौजूद रहेगा। यूरिया या नाइट्रोजनस वेट जब प्लाज्मा लेवल में आपके ज़्यादा होंगे तो ये आपको जो है वो हाई ब्लड प्रेशर भी कॉज कर सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, एनीमिया, ब्लड की कमी भी हो सकती है। तो ब्लड में आपके पास यूरिया का लेवल ज़्यादा है, आपको जो है वो दूसरे यूरिया के नाइट्रोजनस वेट के हमने कहा था कन्वल्यूशन भी हो सकते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको होंगी। रीनल फेलियर क्या है, ये ऐसा फेलियर है जिसमें आपकी जो किडनी है वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही किसी रीज़न की वजह से, तो हम इसको रीनल फेलियर का नाम देते हैं। रीनल फेलियर हमने देख लिया, वो कहता है कि रीनल फेलियर है, किडनी आपका काम नहीं कर पा रही, अब हमने क्या करना है। सिंपल स्टोन था, लिथोट्रिप्सी के ज़रिए हम उसको जो है वो हमने उसको क्योर करने की कोशिश की। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपके पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्योर तक नौबत ही नहीं आती, आपकी किडनी पहले ही काम करना बंद कर देती है जब तक आपको पता चलता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब यहाँ पे हम डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका रीनल फेलियर जो है वो माइनर है, इतना ज़्यादा नहीं है, डायलिसिस के ज़रिए से कुछ अर्से तक हम इसको जो है वो काम चला सकते हैं डायलिसिस के ज़रिए से। वो कहता है कि अगर आपका क्रॉनिक है, ज़्यादा रीनल फेलियर है,
तो आप जो है वो एक किडनी आपने लूज़ कर दी है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे कि आप आर्टिफिशियल मीन जो है वो इस्तेमाल करोगे। आर्टिफिशली जो है वो यूरिया के वेस्ट को जो है वो बॉडी से निकालने की कोशिश करोगे, जिसमें आपके पास दो तरीके हैं। ऐसा तरीका जिसमें आप जो है वो क्लीनिंग कर रहे हो बॉडी की, उसे हम डायलिसिस कहेंगे। दो तरीके से हो सकती है, हीमोडायलिसिस हो सकती है, हीम लफ्ज़ हमने जो है इस्तेमाल करना है ब्लड के लिए, ब्लड की क्लीनिंग, या पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकती है। पेरिटोनियल आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक झिल्ली होती है पेट की, तो वहाँ पे जो है वो हम फ्लूइड डालते हुए जो है वो क्लीनिंग करवाएंगे पेट की, किडनी की या बॉडी की यूरिया से, तो हम उसको जो है पेरिटोनियल डायलिसिस का नाम देंगे। हीमोडायलिसिस का वो पहले बात कर रहा है, वो कहता है कि आपका क्लीनिंग ऑफ द ब्लड जो है उसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ब्लड जो है वो कहता है सर्कुलेट किया जाता है एक मशीन के ज़रिए से, जिसे हम डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी का नाम देते हैं। डायलिसिस में आपके पास दो कैविटीज़ होंगी, दो स्पेसेस होंगी, जिसमें एक में से जो है वो ब्लड पास करेगा, दूसरे में जो है वो डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होगा, दरमियान में एक मेम्ब्रेन है। ब्लड आपका आर्टरी से जो है वो आपकी ब्लड लिया जाता है, डायलिसिस में पहुंचाया जाएगा। मेम्ब्रेन है, वहाँ पे जो है वो डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया की मिक़दार कम है, ब्लड में ज़्यादा है, ब्लड से यूरिया मूव करना शुरू कर देगा डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। वही ब्लड जो आपका जो है वो यूरिया वाला था, डायलिसिस फ्लूइड ने जो है वो उससे यूरिया निकाल लिया है। ब्लड आपका क्लीन हो चुका है, वो वेन के ज़रिए वापस आपकी बॉडी में जो है वो आपकी वी लाइन के ज़रिए से वेन में दोबारा, और वेन से दोबारा जो है वो हार्ट के अंदर जो है वो मूव करेगा, बॉडी के अंदर उसी तरह इसकी सर्कुलेशन होती रहेगी। इस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो आप रिमूव कर रहे हो। दूसरा तरीका पेरिटोनियल डायलिसिस का है। इसमें वो कहता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस का काम करने का जो प्रिंसिपल है, वो कहता है कि आपकी पेरिटोनियल कैविटी जो है वो थिन एपिथेलियम है, जिसे पेरिटोनियल कैविटी जो है वो एक थिन एपिथेलियम की वजह से, पेरिटोनियम की वजह से जो है वो कवर होती है, जो उसको बाकी तमाम कैविटीज़ से अलग कर देता है। पेरिटोनियल कैविटी में जो है वो आप फ्लूइड डालोगे कैथेटर के ज़रिए से। फ्लूइड जो है वो डायलिसिस फ्लूइड है, आपकी बॉडी से किडनी जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को, यानी वहाँ उस रीजन में, किडनी वाले रीजन में आपका आ रहा है ब्लड सर्कुलेशन जो हो रही है, वहाँ से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव कर जाएगा। वो डायलिसिस फ्लूइड जो है वो दोबारा से कैथेटर के ज़रिए से निकाल लिया जाएगा। इस तरह से आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ आपकी जो है वो सफाई हो जाएगी और यूरिया निकल जाएगा। ये आपके पास दोनों मेथड्स जो हैं वो उन्होंने दिखाए हुए हैं, पहला हीमोडायलिसिस का है, दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस का है। हीमोडायलिसिस में आप देख सकते हो डायलाइज़र है जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड है, ब्लड आपका जो है वो डायलिसिस में जा रहा है, डायलिसिस से वापस जो है वो ब्लड साफ़ होके आपकी बॉडी में पास किया जा रहा है। ठीक है, दो नीडल्स जो है वो इंसर्ट की हुई हैं, एक आर्टरी में और एक वेन में। आर्टरी वाला जो है वो ब्लड डायलिसिस में लेके जाएगा और डायलिसिस से वापस जो है वो वेन के अंदर जो है वो ब्लड डाल दिया जा रहा है। दूसरा आपके पास जो आप देख सकते हो पेरिटोनियल डायलिसिस है, कैथेटर लगा हुआ है, कैथेटर के ज़रिए से जो है वो डायलिसिस सोल्यूशन जो है वो आपकी पेरिटोनियम में डाला जा रहा है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाला जा रहा है। ये जो लाइनिंग आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है पेरिटोनियम है, अंदर जो आपको नज़र आ रही है ये पेरिटोनियल कैविटी है, यहाँ पे आपके तमाम विज़रल ऑर्गन्स वगैरह भी मौजूद होंगे। डायलिसिस सोल्यूशन जो है वो इन्फ्यूज़ कराया जा रहा है कैथेटर के ज़रिए से, पेरिटोनियल कैविटी में डाल दिया गया है। पेरिटोनियल कैविटी से जो है वो आपके पास कैथेटर के ज़रिए से ही डायलिसिस फ्लूइड जो है वो निकाल लिया जा रहा है। ब्लू कलर है, यानी ये बिल्कुल साफ डायलिसिस फ्लूइड है। उसके बाद जो है वो आपका येलो कलर जो दिखा रहे हैं, इसका मतलब है ये आपका ड्रेन कर दिया गया है पेरिटोनियल कैविटी से। इसके अंदर अब आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो है वो मौजूद है। किडनी ट्रांसप्लांट वो कहता है कि डायलिसिस हमारे पास महंगा प्रोसेस है और टाइम टेकिंग भी है और रेगुलर बेसिस पे आपको करवाना पड़ता है। इसका रीनल फेलियर अगर आपका ज़्यादा हो गया है, जिसे हम यूरीमिया कहते हैं,
कहता है कि डायलिसिस में भी यूज्ड है टेम्परेरी मेजर, डायलिसिस को आप थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पर इन हाई डिग्री रीनल फेलियर, आपका जो अगर हाई डिग्री रीनल फेलियर है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, उस जो हाई डिग्री रीनल फेलियर है उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रीनिया का, या फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज़। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जब आपके पास आ जाती है तो डायलिसिस हम नहीं कर सकते। हमारे पास जो है वो सीवियर कंडीशन है, इसके लिए हमें जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपके पास जो है वो किडनी मैचिंग डोनर से लेना ज़रूरी होता है। ऐसा आप डोनर लोगे जिसका ब्लड ग्रुप, जिसके टिश्यूज़ जो हैं वो आपकी बॉडी से, आपके ब्लड ग्रुप, आपके टिश्यूज़ लेवल से जो है वो मैच करते हैं, उसकी आप किडनी लोगे। अगर आप उसकी किडनी नहीं लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है उसे फ़ौरन बॉडी के तौर पे जो है वो डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। कोई फ़ायदा नहीं है ट्रांसप्लांट का। इस वजह से आपको वो डोनर चाहिए जो आपकी जिसकी किडनी आपकी बॉडी टाइप से मैच करे, ताकि आपका इम्यून सिस्टम इसको फ़ौरन बॉडी के तौर पे बाहर से कोई अलग से लाई हुई चीज़ के तौर पे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो मैचिंग डोनर लेना है। इंसान एक किडनी पे भी ज़िंदा रह सकता है। एक शख्स है उसकी दोनों किडनी डिस्ट्रॉय हुई हैं, तो एक हेल्दी पर्सन उसको अपनी एक किडनी जो है वो डोनेट कर देगा। एक किडनी डोनेट करने से क्या होगा कि वो बंदा जो बिल्कुल ही जिसकी किडनीज काम नहीं कर पा रही थी, यूरिया उसका रिमूव नहीं हो रहा था, उसके पास भी किडनी मौजूद होगी। वो किडनी जो है वो उसके नेचुरल लेवल पे ही काम करेगी। इसमें आपके पास ये प्रोसेस आपको दिखाया हुआ है। डिजीज़ किडनी है, अपनी पोजीशन पे वो मौजूद हैं। आपने ट्रांसप्लांट जो किडनी है उसको अलग से अटैच किया है बॉडी के अंदर। अब काम जो है सारा डायलिसिस का या फिर आपके ब्लड क्लीनिंग का जो काम है वो अब आर्टिफिशियल किडनी नहीं करेगी। नेचुरल किडनी जो आपने ट्रांसप्लांट की है सर्जरी के ज़रिए से, वो किडनी जो है वो काम करेगी। ठीक है, ये थोड़ी सी रीनल डिजीज़ थी आपकी, किडनी डिजीज़ भी जिन्हें आप कह रहे हो, और इसके क्योर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि पॉसिबल क्योर जो है वो आपके पास क्या हो सकता है।